नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 11 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉइड के अनुसार मूल मानव प्रेरणा है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज। तो यहाँ पे बात की जाए फ्रॉइड के अनुसार जो मूल मानव प्रेरणा है वो है आक्रमण और लिंग। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एग्जामिनर यहाँ से फ्रॉइड से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिगमंड फ्रॉइड है इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया। तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया गया, साइको एनालिसिस की थ्योरी दी गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ये मनोविश्लेषण का इसने सिद्धांत दिया था, इसमें इसने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा। तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो मन के जो व्यक्तित्व है उसको 3 भागों में बांटा गया, जिसको इसने नाम दिया था इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, जिसको हिंदी भाषा में इड को इदम कहते हैं, ईगो को अहम कहते हैं और सुपर ईगो को परा अहम कहते हैं। देखिए, अगर बात की जाए जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रिया वियना से संबंधित है। ये ऑस्ट्रिया वियना से आते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था इड, ईगो और सुपर ईगो का, इड का जो अर्थ है, इदम का जो अर्थ इन्होंने बताया था वो बताया था सुखवादी सिद्धांत। मतलब कि जो इड होता है उसको इन्होंने सुखवादी सिद्धांत बताया था। और इड का संबंध, जो इड का जो इन्होंने इदम का जो संबंध इन्होंने वो अचेतन मन, जिसको अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, तो अनकॉन्शियस माइंड से जो संबंधित जो था वो क्या था, तो इदम, इड जो है वो क्या था, अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित था। उसी प्रकार अगर ईगो की बात की जाए तो ईगो जो है वो चेतन मन से संबंधित है, कॉन्शियस माइंड से संबंधित था, जिसको अहम कहते हैं। इसको वास्तविक सिद्धांत भी कहीं ना कहीं जो है वो फ्रॉइड के द्वारा कहा गया था, इड को। और जो एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बताता हूँ वो आपको कॉपी पेन लेके लिख लेनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सुपर ईगो की बात करते हैं, सुपर ईगो जिसको परा अहम बोलते हैं, इसमें आदर्शवादी सिद्धांत इसको, क्योंकि इसमें जो है बच्चे के अंदर आध्यात्मिकता की भावना आती थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि बच्चे के अंदर आध्यात्मिकता की भावना किस में आती थी, तो सुपर ईगो में, परा अहम में आती, इसलिए इसको इसमें नैतिक एवं आदर्शवादी सिद्धांत भी इसको कहा गया है। और अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स लेना चाहते हैं, आपके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप नोट्स पढ़ के अपना टेस्ट जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है 7876145409। तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऐसे नोट्स है जो आपको पेपर पास करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। देखिए, जो डैश बच्चे पर किए गए जो अध्ययन में बुद्धि वातावरण में भूमिका निभाएंगे, तो कैसे बच्चे, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा जुड़वा और गोद लिए, ट्विन और एडॉप्टेड जो चिल्ड्रन होंगे वो उन पे किए गए अध्ययन बुद्धि वातावरण की भूमिका निभाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े थ्योरी बेस्ड भी है, और यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा बताने वाला हूँ, तो आप उन चीज़ों को लिखने के लिए तैयार बैठिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है। अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है। अब देखो, अब बच्चों के जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे वातावरण से क्या रहता है, वंचित रहता है, जिससे क्या हो सकता है कि उसके जो मस्तिष्क का जो विकास होता है उसमें क्या हो सकती है, देरी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आनुवांशिक कारक नहीं होगा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी नहीं होगा, तो वंचित वातावरण। तो वंचित वातावरण जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनाथ जो बच्चे होंगे जिसके माँ बाप नहीं होंगे, तो वो क्या है, वातावरण से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो इस बात को आपने याद रखना है कि अनाथ बच्चों की बुद्धि लब्धि का एक कारण क्या होगा, वंचित वातावरण होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले, बुद्धि शब्द का, बुद्धि लब्धि बाद में करेंगे, लेकिन अगर बुद्धि शब्द की सबसे पहले बात की जाए तो ये बुद्धि जो शब्द है, ये इंटेलिजेंस जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले प्रयोग जो इस बुद्धि शब्द का किया था वो क्या था, फ्रांसिस गाल्टन। किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। और पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला बुद्धि परीक्षण जो है ये अल्फ्रेड बिने, किसके द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण किया गया। और इनके द्वारा ही जो है सबसे पहले 1904 की ये बात है, 1904 में पहला बुद्धि परीक्षण इनके द्वारा किया गया था। थॉन्डियर सिमोन ने भी इनकी जो है सहायता की थी, लेकिन मेनली रूप से जो पहला बुद्धि परीक्षण किया था वो 1904 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। इसके बाद एक और परीक्षण भी आया था, इसी को मॉडिफाइड किया था टर्मन ने, जिसका नाम था स्टैनफोर्ड विने टेस्ट। तो स्टैनफोर्ड विने टेस्ट तो 1916 में आया था। तो स्टैनफोर्ड विने टेस्ट तो बाद में आया था, लेकिन सबसे पहले आया था पहला बुद्धि परीक्षण, जो कि विने के द्वारा किया गया था। और मानसिक आयु का संप्रत्यय, भैया मेंटल एज के बारे में सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था, ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर बात की जाए मानसिक आयु की,
मेंटल एज की, तो इसका संप्रत्यय जो सबसे पहले दिया था वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अब परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है, तो ये भी कौन है, अल्फ्रेड बिने ही है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि स्पियर्समैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक है। देखिए स्पियर्समैन के द्वारा बुद्धि के 2 फैक्टर थ्योरी जो है दी गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आर स्पियर्समैन, तो इसमें इसने बुद्धि के जो 2 कारक बताए थे, एक बताया था जनरल और दूसरा बताया था स्पेसिफिक, सामान्य और विशिष्ट। तो याद रखना स्पियर्समैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक है, एक सामान्य कारक है, दूसरा विशिष्ट कारक है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बुद्धि के कुछ एग्जाम्पल दूँ, बुद्धि के कुछ कारकों की बात करता हूँ, तो बुद्धि की अलग अलग थ्योरी दी गई, जैसे कि बुद्धि की यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, जिसको हम एक कारक सिद्धांत बुद्धि का बोलते हैं। लिख लेना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है जिसको यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं, ये दिया गया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछेगा 2 फैक्टर थ्योरी, तो यहाँ पे बताई गई है स्पियर्समैन के द्वारा 2 फैक्टर थ्योरी की बात की गई थी। अब बुद्धि का जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, तो 3 डायमेंशनल थ्योरी बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा, स्टीफन गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत में जो बुद्धि का जो 3 आयामी सिद्धांत था, इस सिद्धांत में गिलफोर्ड के द्वारा 180 तत्व बताए गए थे और डिफरेंट कंपोनेंट बताए गए थे उसके द्वारा। और उसी प्रकार बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी बोलते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा बताई गई थी। उसी प्रकार जो है समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी बुद्धि की, वो बताई थी थ्रस्टन। किसने बताई थी, थ्रस्टर ने बताई थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और अगर पूछा जाएगा बुद्धि का बहुविध सिद्धांत, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर जो है वो तो बहुत सारी बातें एक साथ बता रहे, खिचड़ी पक रही, नहीं भाई, पेपर आ रहा है, रिवाइज हो रहा है, आपको बार बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं वही पेपर में आएगा, आपको सारे फैक्टर, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं तभी एक क्वेश्चन के साथ सारे आंसर आपको बताता रहता हूँ। तो अगर बात की जाए बुद्धि का जो बहुबुद्ध सिद्धांत है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। बहुकारक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया, लेकिन अगर बात की जाए बहुबुद्धि सिद्धांत, तो बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 में किसके द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और इसमें इसने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये थे कुछ बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो थ्रस्टन के द्वारा दी गई थी। तो हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखेंगे। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप अपना टेट क्लियर करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पे भैया संपर्क कर ले, 7876145409। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बुद्धि के जो 7 मानसिक जो योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक वो कौन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मैंने रखा है कि कौन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि डैश आयामी है। देखिए बुद्धि कैसी है, गार्डनर ने क्या कहा था, तो गार्डनर ने कौन सा दिया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो याद रखना है भैया, मल्टी डायमेंशनल जो थ्योरी दी थी, जिसको मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और देखो क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दोबारा पूछा गया है। मैंने आपको वहाँ पे सारे बता दिए थे बुद्धि के सिद्धांत, जितनी भी थ्योरीज बुद्धि की, इंटेलिजेंस की दी गई थी, वो मैंने सारी बता दी। किसने कौन सी दी, गिलफोर्ड ने कौन सी दी, 3 डायमेंशनल दी, 2 डायमेंशनल, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी, 1 फैक्टर जिसको यूनिफैक्टर बोलते हैं। तो एक एक चीज़ मैंने आपको वहाँ से डिस्कस करा दी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था, वहाँ पे मैंने बोला बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था वो गार्डनर के द्वारा दिया गया था। तो याद रखना मल्टी फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा, गार्डनर के द्वारा। तो गलत नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य है। देखिए एरिक्सन का जो किशोरों के लिए जो विकासात्मक जो कार्य था वो क्या था, तो इसका जो राइट आंसर होगा, एरिक्सन का जो किशोरों के लिए जो डेवलपमेंट जो टास्क था एडोलसेंस के लिए वो क्या था, तो ये था पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अगर बात करता हूँ मैं एरिक एरिक्सन की, एरिक एरिक्सन एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो याद रखना है कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा बताया गया है, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक किसके द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दंड एवं पुरस्कार पर आधारित कोलबर्ग की नैतिक विकास का स्तर है।
तो यहाँ से अगर बात की जाए दंड एवं पुरस्कार की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोलबर्ग साहब की, कोलबर्ग साहब के द्वारा जो है मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया गया था, नैतिक विकास की थ्योरी दी गई थी। कल के लिए क्वेश्चन परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा, तो ये कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था। किस देश से आता है, देखो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस देश से आता है। अक्सर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछता है और आप वहाँ पे गलती खा बैठते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिगमंड फ्रॉइड कहाँ से थे, आपके अमेरिका से कौन कौन थे। तो जैसे हार्वर्ड गार्डनर के बारे में हमने बात की थी, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, वो जो है वो अमेरिका से थे। उसी प्रकार जो आपके कोलबर्ग साहब है, ये भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई थी, नैतिक विकास का सिद्धांत का जो दिया गया था। अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, जो यहाँ पे दिए भी है, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। सबसे पहले बताया था इन्होंने प्री कन्वेंशनल, जिसमें कि बच्चा 4 से 10 साल का होता है। प्री कन्वेंशनल जिसको हम पूर्व पारंपरिक बोलेंगे, इसमें बच्चा 4 से 10 साल का होता है और इस स्टेज में बच्चे में जो है जैसे कि दंड एवं पुरस्कार पर आधारित जो है ये नैतिक विकास का स्तर है बच्चे का, इस बात को आपने याद रखना है। इस अवस्था को जैसे कि वैसी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि मान लो कि 2 बच्चे, एक बच्चे ने एक की पेंसिल तोड़ दी, दूसरा वाला बच्चा भी क्या करेगा, जैसे को तैसा अवस्था ये पूछा गया है। तो वो जो है वो क्या है, उस दूसरे वाले साथी की भी पेंसिल तोड़ देता है। मतलब कि अगर उसने लड़ाई करी है तो दूसरा बच्चा भी क्या करेगा, लड़ाई पे उतर जाएगा। तो उसी प्रकार है। अगर मैं कन्वेंशनल स्टेज की बात करता हूँ, पारंपरिक स्तर की बात करता हूँ, इसमें जो बच्चा है क्या है, इसमें जो बच्चा है वो क्या है, 10 से 13 साल की जो उम्र होती है, ये होती है कन्वेंशनल स्टेज। इसको ना गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। तो बच्चे में जो गोल्डन रूल का विचार जो है, सोसाइटी से जो बच्चा सीखता है इस कन्वेंशनल स्टेज में, तो याद रखना जो हमारे समाज से संबंधित है और 10 से 13 साल की जो कन्वेंशनल स्टेज में होता है, इसको गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। और जैसे कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो ये कन्वेंशनल स्टेज में सारी चीज़ें आएगी। उसी प्रकार अगर बात की जाए पोस्ट कन्वेंशनल की, तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है वो 13 वर्ष से ऊपर आती है, जिसमें कि बच्चा खुद के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है कोलबर्ग साहब की जिसमें बच्चा खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना सीख जाता है, तो वो है पोस्ट कन्वेंशनल। आपको ना सारी बातें भाई सीखनी है, सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, आपको कोई सा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के लेखक कौन है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स वाज रिटन बाय, तो अगर बात की जाए द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो बुक है ये लिखी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। सिगमंड फ्रॉइड का बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए अगर बात की जाए यहाँ से, अगर बुक की बात हो रही है तो साइकोलॉजी की जो फर्स्ट बुक है, मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक है वो कौन सी है? तो अगर मनोविज्ञान की पहली पुस्तक की बात की जाए तो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो जो साइकोलॉजी की पहली किताब है ये किसके द्वारा रिटन की गई है? तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो है वो विलियम जेम्स के द्वारा, जिनको अमेरिकी साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है और अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जेबी वॉटसन का नाम दिया है, तो इनको जो है बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो वॉटसन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि मानवतावाद बल देता है। देखिए जो मानवतावाद होता है, जो ह्यूमनिज्म होता है, वो अचेतन पे मन नहीं देगा, वातावरण पे नहीं देगा, वो सेल्फ को देगा। देखिए जो मानवतावाद होगी, ये हमने पहले भी ये सेम क्वेश्चन पढ़ा है, तो वो क्या देगा? सेल्फ पर क्या देगा? वो बल देगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में डैश है। देखिए जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो टीचिंग प्रोसेस में क्या, मतलब उसके सेंटर में क्या होता है? तो देखिए अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया में जो अधिगम होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है? लर्नर होता है, अधिगम करता होता है। तो याद रखना, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया केंद्र में अधिगम करता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है। बहुत दफ़ा मैंने पहले भी अपने साइकोलॉजी की वीडियोस में बताई है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन जब हम रिवाइज करते हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं, लेकिन जो छूट जाता है वो अगले वीडियो में कवर हो जाता है। तो विकास की प्रक्रिया को जो मास्टर ग्लैंड होती है वो डायरेक्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेसेस, तो ये
किस प्रकार की डेवलपमेंट, विकास की किस प्रक्रिया को जो है ये जो है वो प्रभावित करती है, तो वो है पीयूष, याद रखना पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और ये पीयूष ग्रंथि जो है विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है, और ये मटर के दाने के बराबर होती है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आपको हर एक बात याद होनी चाहिए, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, और ये साइकोलॉजी में अगर साइंस का क्वेश्चन देखा जाए तो ये जरूर पूछा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि पावलोव के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटे की आवाज़ है। देखिए, आप इवान पावलोव का नाम आपने सुना होगा, और पावलोव से क्वेश्चन हमेशा आता है। इवान पावलोव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इवान पावलोव की बात की जाए तो इनके द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बताई गई थी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जो फादर है इनका नाम है इवान पावलोव। इनके द्वारा हिंदी भाषा में बोले तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। ये आपको याद रखना है, शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये इवान पावलोव जी के द्वारा दिया गया है। और अगर बात करूँ मैं इवान पावलोव जी किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो इवान पावलोव जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इस बात को आपने याद रखना है। और पावलोव के अनुसार जो इसने जो घंटी का जो प्रयोग किया था, प्राचीन अनुबंधन में जो प्रयोग, जो घंटी की आवाज़ है वो उसने क्या बताया, तो इसने बताया था इसको कंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस बात को याद रखना है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। एग्जाम में आपको ये 1 नंबर पक्का करवा सकती है। तो आपको याद रखना है कि पावलोव के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी क्या आती है, तो घंटी जो है वो अनुबंधित उद्दीपक। सारी बातें याद रखनी, किस देश से आता है इवान पावलोव, एक एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना, टू थिंक अबाउट वंस अवन थिंकिंग इज, जो अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करता है उनको बोलते हैं अधिसंज्ञान। तो अधिसंज्ञान तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ज़्यादा डिस्कस यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। पहचान निर्माण किया जाता है, जो पहचान निर्माण होती है वो किस अवस्था में होती है, तो पहचान निर्माण की जो अवस्था है, मैं शिशुअवस्था नहीं होगी, चाइल्डहुड नहीं, एडोलसेंस नहीं होगी, तो पहचान निर्माण की जो सही अवस्था है वो एडल्टहुड, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ अवस्था भी इसको बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण क्या डैश के आधार पर किया जाता है। देखिए, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा बताई गई, आपको पता है, कोलबर्ग साहब के द्वारा दी गई थी। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें बोला है कि जो पूर्व प्रारंभिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है, तो ये होगा पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दंड एवं पुरस्कार। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि दंड एवं पुरस्कार जो है ये पहले स्तर में ही आता है। इस बात को मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था और आपको ये बात याद भी हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जानते जानते हम एक नई चीज़ जानेंगे। डैश ने व्यक्तित्व के 16 PF अनुसूची का निर्माण किया। 16 PF पर्सनैलिटी इन्वेंट्री वाज गिवन बाय। देखिए, ये मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बताया है, और ये जो व्यक्तित्व का जो परीक्षण दिया गया था ये कैटल के द्वारा दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो 16 PF व्यक्तित्व परीक्षण जो है वो कैटल के द्वारा दिया गया, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में यार आता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सकारात्मक व नकारात्मक रूप में स्थायी एवं अधिगमित मूल्यांकन है। रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्नड इवोल्यूशन इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वे इच। देखिए, जो सकारात्मक और नकारात्मक रूप में जो स्थायी एवं अधिगमित जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लर्निंग होगा भैया। क्या होगा? लर्निंग। क्योंकि जो सकारात्मक और नकारात्मक रूप में स्थायी एवं अधिगमित मूल्यांकन होगा वो लर्निंग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जो है वो अच्छा लेवल का साइकोलॉजी था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को याद रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां, देखिए, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्थितियां हैं वो क्या हो सकती है। तो एक मतलब आपके सामने क्या है, लक्ष्य दिया जा रहा है, तो उसको उसके तरफ आपको अट्रैक्ट करना है, उसके तरफ आपको जो खींचना है, तो उसको बढ़ाने वाली क्या हो सकता है, अगर उनको क्या करेंगे, अभिप्रेरक हो सकता है। मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन देंगे तभी तो बंदा क्या होगा, गोल की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो कुछ चीज़ें तो आपको अपने दिमाग से भी भाई ढूंढनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिसको आप अपने दिमाग से भी पता लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। जो व्यवहार होता है उसमें जो अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या होता है, तो व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन वो क्या है, तो वो लर्निंग ही है। तो याद रखना, व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन है वो अधिगम ही है, क्योंकि अधिगम से हम अपने व्यवहार में चेंज ला सकते हैं, बिहेवियर में क्या है, परमानेंट चेंज ला सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मैस्लो के सिद्धांत में प्रथम स्तर की आवश्यकता है। देखिए अब्राहम मैस्लो के बारे में आपने सुना होगा, इनके द्वारा जो है हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का पदानुक्रम का जो सिद्धांत दिया गया था। देखिए इसमें इसने जो अपनी नीड्स बताई थी और बहुत सारी नीड्स बताई थी। सबसे पहले जो इनकी नीड्स थी उसमें आता है साइको, मैं यहाँ पे 5 टाइम है। सबसे पहले आता है इनका साइको सोशल नीड्स, फिर आती सेफ्टी नीड्स, फिर आते हैं इनका लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, उसके बाद था इनका एस्टीम नीड्स और 5वें नंबर पे था इनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सबसे नीचे इनका जो देखिए लव एंड रिलेशन नहीं होगा और सिक्योरिटी भी यहाँ पे नहीं होगा, एस्टीम भी नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है बायोलॉजिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स आती है, फिर सेफ्टी नीड्स आती है, फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स आती है, फिर एस्टीम नीड्स आती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है। तो सबसे ऊपर जो इनकी नीड आ रही है वो आ रही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सबसे नीचे जो आ रही है वो आ रही है साइकोलॉजिकल नीड्स। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात की जाए कि अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनर्बलक का प्रयोग विद्यार्थी के शुद्ध आचरण की संभावना को डैश। देखिए जो अध्यापक है अगर वो क्या करेगा, मतलब अगर वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द स्टूडेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर विल डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द स्टूडेंट। देखिए अगर वो ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करके विद्यार्थी के शुद्ध आचरण की संभावना को क्या कर सकता है, तो इसका बढ़ाएगा। क्या करेगा, हमेशा अध्यापक क्या करेगा, बढ़ाएगा भाई। अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करके विद्यार्थी की शुद्ध आचरण की संभावना को हमेशा क्या करेगा, टीचर बढ़ाएगा भाई, ना कि घटाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है। मैं मान सकता हूँ कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन उतना भी अटपटा नहीं है, आपको यहाँ से क्वेश्चन सीखते जाना है। बुद्धि व्यक्ति की वो समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वविवेक चिंतन करने, स्वदेशी व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। यह कथन किसका? ऐसे कथन आपको याद रखने हैं। तो ये कथन जो दिया था कि बुद्धि जो है वो व्यक्ति की समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वविवेक चिंतन करने, स्वदेशी व्यवहार तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। तो ये भैया वेस्लर साहब के द्वारा कहा गया था। इस बात को आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन को आपने याद। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए 8 वर्ष का बालक है तो इसके लिए तो मैंने आपको IQ का फॉर्मूला दिया है। IQ का मतलब है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुना में लगाएंगे 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100। तो इसका राइट आंसर 6 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और सर्वप्रथम जो बुद्धि लब्धि का जो समप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो दिया गया था ये दिया गया था विलियम स्टर्न के। अगली क्वेश्चन की और आज का आखिरी क्वेश्चन अर्थपूर्ण संवेदना है। अगर अर्थपूर्ण संवेदना की बात करते हैं तो अर्थपूर्ण संवेदना जो होती है वो परसेप्शन होती है, प्रत्यक्षीकरण होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। HP टेट के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। कॉमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, शंभू, जय मां भगयानी।